आज का हमारा टॉपिक रहेगा समुच्चय सेट थ्योरी। और ये जो टॉपिक होगा हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट हो जाए। इसमें हम लोग थ्योरी तो कंप्लीट कर लेंगे और जो एग्जाम्पल होगा मिसलिनियस क्वेश्चन उसको हम लोग अलग से वीडियो में देखेंगे। तो शुरू से लेके लास्ट तक आप इसमें धैर्य बना के देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं थ्योरी भी बताने वाला हूँ। समुच्चय, तो समुच्चय होता क्या है, सेट क्या होता है? तो होता कुछ नहीं है, ये समूह होता है भिन्न भिन्न सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को। इसको समूह को क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं, सेट कहते हैं। तो यहाँ पे दो वर्ड आया, एक तो भिन्न भिन्न आया, एक सुपरिभाषित आया। इसका मतलब क्या होता है? सुपरिभाषित, सुपरिभाषित का तात्पर्य है कि समुच्चय में, सेट में यह बताना संभव है कि कोई अवयव, कोई एलिमेंट समुच्चय का एलिमेंट है या नहीं है, तो उसको बोलते हैं सुपरिभाषित। अब भिन्न भिन्न से तात्पर्य होता है कि वस्तुओं की पुनरावृत्ति ना हो, यानी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट या कोई भी वस्तु दोबारा रिपीट नहीं होता है। नोट यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात यह है, सामान्यतः समुच्चय को, सेट को, समुच्चय को कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जबकि इस सेट के एलिमेंट को, इस सेट के अवयव को स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से निरूपित करते हैं। आप आगे ऐसे देखोगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, नेचुरल नंबर का सेट, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 करते 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 इन्फिनाइट तक, क्योंकि ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर हैं। और इस सेट को अपन करली ब्रैकेट के द्वारा बंद करते हैं। सेट को हमेशा करली ब्रैकेट से ही शो करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट से सॉल्व नहीं करते हैं। ये दोनों गलत है। हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? करली ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट। तो यहाँ पे हम देखते हैं सुपरिभाषित और भिन्न भिन्न का मतलब क्या आता है, ठीक है। हियर 1 इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। 1 जो होता है नेचुरल नंबर का एलिमेंट होता है। तो 1 क्या है? सुपरिभाषित है, किसके लिए? n के लिए। किसके लिए? नेचुरल नंबर के लिए। लेकिन 0 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। 0 जो होता है नेचुरल नंबर का एलिमेंट तो नहीं होता है। सो 0 सुपरिभाषित नहीं है, किसके लिए? नेचुरल नंबर के लिए। मतलब जब हम सेट डिफाइन करते हैं तो सेट के अंदर जो एलिमेंट होता है वह एलिमेंट सुपरिभाषित होना चाहिए, किसके लिए? उस सेट के लिए। यानी कि 1 जो है सुपरिभाषित तो है नेचुरल नंबर सेट के लिए, लेकिन 0 सुपरिभाषित नहीं है नेचुरल नंबर सेट के लिए, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं समुच्चयों के मानक निरूपण, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। मतलब कुछ सेट ऐसा हैं जो स्पेशल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। मतलब कुछ समुच्चयों को निश्चित अंग्रेजी अक्षर से निरूपित किया जाता है, जो आप लोगों को याद करना है कि ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसको हम लोग इंग्लिश के कैपिटल एन से शो करते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है? इनफिनाइट तक। इसको कर्ली ब्रैकेट से शो करते हैं। इस तरीके से पूर्ण संख्या, दैट मीन्स होल नंबर, तो होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। सभी पूर्णांकों का समुच्चय मतलब इंटीजर, तो इंटीजर मतलब I से शो करते हैं। ये सिंबल है ना सेट का, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ होल नंबर, द सेट ऑफ इंटीजर। चौथा देखो, I, यहाँ I था, यहाँ पे I0 का मतलब है कि I तो पूरा, I में जितने भी एलिमेंट रहते हैं सारे रहेंगे, लेकिन 0 को छोड़ के शून्य के अतिरिक्त शेष सभी पूर्णांकों का समुच्चय I0 से रिप्रेजेंट करेंगे। I0 का मतलब है सारा I का सारा एलिमेंट 0 को छोड़ के। I+ सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय I+ का मतलब है कि I के उन सारे एलिमेंट को लेना है जो प्लस फॉर्म में होता है, तो माइनस को भी नहीं लेना है, 0 को भी नहीं लेना है, 1 से लेके पूरा इन्फिनाइट तक लेना है, जिसको I+ से शो करते हैं। I- का मतलब है कि I में से 0 को भी नहीं लेना है, प्लस वाले पार्ट्स को भी नहीं लेना है। तो माइनस लिखा है ना, तो माइनस वाला पार्ट्स को लेना है।
ठीक है। -1 -2 -3 कहाँ से जाएगा, माइनस इन्फिनाइट तक। इस तरीके से परिमेय संख्या का समुच्चय, परिमेय संख्या के समुच्चय को अपन क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू से, जहाँ पे x सच दैट x इज इक्वल टू पी अपान क्यू, जहाँ पे p और q क्या होगा, पूर्णांक होता है, इंटीजर होते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन होता है q नॉट इज इक्वल टू 0। ओके, और q हो गया और q 0, तो q 0 का मतलब है कि सारा रेशनल नंबर तो रहेगा लेकिन 0 को छोड़ के। अब जानते हो कि 0 भी एक रेशनल नंबर है ना, 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है। x सच दैट x इज इक्वल टू पी अपान क्यू, जहाँ पे p और q क्या पूर्णांक है, यहाँ पे p भी नॉट इज इक्वल टू 0 होगा और q तो नॉट इज इक्वल टू 0 होता ही है ना। तो 0 जब 0 नहीं होता है, जब रेशनल नंबर में 0 नहीं होता है तो हमारा क्या कहलाता है, शून्य के अतिरिक्त शेष सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय q0। q प्लस का मतलब है कि सारा रेशनल नंबर जो पॉजिटिव फॉर्म में हो, निगेटिव फॉर्म को नहीं लेना है, सीधा क्या होगा, धन पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक होगा, धन पूर्णांक। सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी कि r, x सच डेट x एक वास्तविक संख्या होगा। r0 का मतलब है सभी रियल नंबर होंगे लेकिन 0 को छोड़ के। x सच डेट x एक वास्तविक संख्या है, लिखता था x नॉट इक्वल टू 0, मतलब r0 में 0 नहीं होता, बाकी सभी रियल नंबर होते हैं। r प्लस का मतलब है कि रियल नंबर सारा का सारा, लेकिन वो नंबर जो धनात्मक होंगे, मतलब 0 भी इंक्लूड नहीं होगा और ऋणात्मक भाग भी इंक्लूड नहीं होगा, वो सारा रियल नंबर जो धनात्मक होते हैं। सी मतलब सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। C0 सारा का सारा कॉम्प्लेक्स नंबर लेकिन 0 को छोड़ के, कि 0 भी अपने आप में एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, 0 को छोड़ के। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो सिंबल है ना, सिंबल को आपको एक बार याद रखना है, और याद तो हो ही जाएगा। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर लेकिन 0 नहीं रहेगा, इंटीजर लेकिन सारा धनात्मक वाला, इंटीजर लेकिन पूरा ऋणात्मक वाला। रेशनल, देखो रेशनल R से शुरू होता है लेकिन हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं ना। रेशनल Q0 मतलब रेशनल नंबर लेकिन 0 को छोड़ के। Q प्लस मतलब रेशनल नंबर सारा का सारा प्लस होना चाहिए। रियल नंबर, रियल 0, रियल प्लस, कॉम्प्लेक्स का 0 पार्ट्स। आई होप ये आपको याद होगा और पढ़े भी होंगे, मतलब इंग्लिश में वर्ड आपको मालूम होना चाहिए। लेक्चर आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन आप पेशेंस बना के रखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। 100% मैं श्योर दिलाता हूँ कि आपको ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब लोग देखेंगे समुच्चयों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला विधि है सारणिक विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर विधि भी बोलते हैं। दूसरा होता है समुच्चय निर्माण विधि, इंग्लिश में बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। मतलब एक होता है रोस्टर विधि, दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड। ओके, रोस्टर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि जैसे एग्जांपल दिया, a इज इक्वल टू 1 2 3 करली ब्रैकेट में बंद है, b 2 4 6 करली ब्रैकेट बंद है। ये रोस्टर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में। अब इसी रोस्टर फॉर्म को मैं किस फॉर्म में लिखूंगा, बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ। इसी रोस्टर फॉर्म को बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ। जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3, तो यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग्स टू n तथा x इज लेस देन 4। देखो x जो होगा पूरा नेचुरल नंबर होगा लेकिन 4 से कम। तो 4 से कम क्या क्या आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 इंक्लूड नहीं है ना, यहाँ पे 4 इंक्लूड नहीं है। इसी तरीके से b को देखोगे, जब b को देखोगे आप, तो b में क्या है 2 4 6। आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि b क्या है, एक सम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस नंबर को, सम नंबर को। x सच दैट x क्या है, सम संख्या है, और x देखो यहाँ पे 6 तक है ना, मतलब 8 से छोटा ही है। कहाँ तक है, 8 से छोटा ही है। मतलब कि सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है, सेट के सारा एलिमेंट जिस गुण को, जिस प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करता है, उसी गुण को हम लोग एक फॉर्म में लिखते हैं, उसी को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि समुच्चय के सेट के सभी अवयव को सारणी में बनाने के स्थान पर क्या करते हैं,
उसके गुण को, मतलब हर एलिमेंट जिस गुण को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है, उस गुण को लिखते हैं। उसी गुण को लिखने के तरीका को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, आइए एग्जांपल से और आगे बढ़ते जाएंगे, आपको क्लियर होता जाएगा। अच्छा, नोट करने वाली क्या बात है यहाँ पे, सेट को हमेशा मंझले कोष्ठक यानी कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। सेट में हमेशा किस ब्रैकेट का यूज करते हैं, मंझले ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट का ही शो करते हैं। आप हमेशा देखिएगा पूरे चैप्टर में कि आप सेट को किस फॉर्म में लिखते हैं, किस ब्रैकेट के द्वारा, मंझले ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। ओके, अच्छी इसको पढ़ते किस तरीके से, इसको भी मैंने दिखाया है। एक्स जो 2 डॉट है उसको बोलते हैं सच दैट, और जो इस तरीके का ई है, ई नहीं है, इस तरीके के लिखते हैं, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। तो पढ़ते कैसे हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मेथड, समुच्चयों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो कई प्रकार के सेट के टाइप्स होते हैं। पहला हम देखेंगे रिक्त समुच्चय, इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। ऐसा सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है, उसको बोलते हैं अपन रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। एग्जाम्पल के लिए ये एक सेट लिखाया गया, ये सेट किस फॉर्म में है, ये सेट हमारा बिल्डर फॉर्म में, अभी मैंने बताया ना बिल्डर फॉर्म में। इस बिल्डर फॉर्म को अभी मैं रिप्रेजेंट करूँगा। देखो, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, जहाँ पे एक्स क्या है, एक विषम संख्या है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा सोचोगे, थोड़ा सा क्लियरफाई होगा। मुझे एक एक्स, एक ऐसा संख्या बताइए, वो भी विषम संख्या, जिसका वर्ग करूँ तो 4 आए। जैसे 1, तो 1 विषम संख्या है, तो 1 का स्क्वायर करो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 तो नहीं लेंगे, 2 सम संख्या है। 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। मतलब हमारे पास ये जो लिखने का तरीका है, इसमें एक भी ऐसा नंबर नहीं है विषम संख्या जिसका वर्ग करूं तो हमको क्या मिले, 4 मिले। दैट मीनिंग जब इसको मैं किस फॉर्म में लिखूंगा, ये किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूँ, जब रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो पता चलेगा कि इस ब्रैकेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि एक ऐसा भी विषम संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर करूँ तो 4 मिले। मतलब इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। और जब किसी सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है, उस सेट को बोलते हैं रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। याद रखना, यहाँ पे जीरो भी नहीं होगा ना, जीरो एक अपने आप में एलिमेंट है। तो ऐसे नहीं कि ये दोनों में फ़र्क है ना। जब ब्रैकेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है, जीरो भी नहीं होता है, तब उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, और ये अलग है, जब जीरो होता है, अकेले होता है, इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट, जो अपन आगे देखते हैं। नोट वाले क्या बात है, रिक्त समुच्चय मतलब फाई, रिक्त समुच्चय मतलब जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है, या तो ऐसे लिखो या तो इसी को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक यूनिक समुच्चय होता है, यूनिक सेट होता है, मतलब रिक्त समुच्चय जो होता है अपने आप में एक यूनिक है ना, क्या है, यूनिक है। दूसरा यहाँ पे है वह समुच्चय जो रिक्त ना हो, वह समुच्चय जो रिक्त ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, अरिक्त बोलेंगे, नॉन एम्प्टी सेट। जिसमें एलिमेंट है उसको बोलेंगे नॉन एम्प्टी सेट, जिसमें एलिमेंट नहीं है उसको बोलेंगे एम्प्टी सेट। ओके, तब दूसरा टाइप देखते हैं अपन, एकल समुच्चय मतलब सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट है। जैसे इस ब्रैकेट के अंदर कितना है, 5 है, मतलब एक ही एलिमेंट है। इस ब्रैकेट के अंदर मान लो कि 3 लिखा, तो इस ब्रैकेट के अंदर तो एक ही एलिमेंट है ना, तो ये हमारा कैसा सेट है, सिंगलटन सेट है। लेकिन मान लो कि यहाँ पे मैं 1 लिखा हूँ, 2 लिखा हूँ, तो इस सेट में कितने एलिमेंट है, 1 और 2 एलिमेंट है, तो हमारा सिंगलटन सेट नहीं है। ओके, इस फॉर्म को देखो, ये फॉर्म हमारा किस फॉर्म में है, बिल्डर फॉर्म में। इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करो। एक्स का मान एक, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 9, मतलब एक्स का मान क्या होगा जिसको 5 से प्लस करूँ तो क्या मिले, 9 मिले। ऑब्वियसली एक ही संख्या होगा, 4 एक ही संख्या है, 4 एक ही संख्या है, जिसको 5 के साथ प्लस करूँ तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। ये किस फॉर्म में था, बिल्डर फॉर्म में, ये किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। तो ये भी कैसा है, हमारा सिंगलटन सेट है। अब हम देखते हैं परिमित समुच्चय यानी कि फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट अभी मैं उससे पहले मैं बताया एम्प्टी सेट। अब देखेंगे क्या, नॉन एम्प्टी सेट। ये भी नॉन एम्प्टी सेट है ना। फाइनाइट सेट का मतलब होता है कि ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट उसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं फाइनाइट। आगे पढ़ोगे इनफाइनाइट सेट, एक परिमित एक अपरिमित। तो यहाँ पे फाइनाइट सेट
एग्जाम्पल के लिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, तथा एक्स क्या है 7 के इक्वल भी है, 7 से लेस है। मतलब एक्स सारा का सारा नेचुरल नंबर लेना है, लेकिन एक्स 7 के बराबर और 7 से कम, 7 से बड़ा नहीं लेना है। तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 भी होगा, क्योंकि 7 इंक्लूड है। लेकिन 8 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखे कंडीशन दिया गया है कि एक्स या तो 7 या तो 7 से छोटा, 7 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये कैसे होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट है उसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल सेट। फाइनाइट सेट को काउंटेबल सेट भी बोलते हैं। ओके, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गया जो आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कार्डिनल संख्या या तो इसको बोलते हैं कोटि, किसी भी सेट का कार्डिनल संख्या या किसी भी सेट का कोटि क्या होता है। परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट में अवयवों की संख्या को समुच्चय की कार्डिनल संख्या या तो कोटि कहते हैं, या तो कार्डिनल संख्या या तो कोटि कहते हैं, और इसे एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना यहाँ पे एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं कार्डिनल संख्या को ए से। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे ए कोई सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो यहाँ पे एन ए का मतलब है कार्डिनल संख्या ऑफ ए या फिर कोटि ऑफ ए का कोटि कितना है या ए का कार्डिनल संख्या कितनी है, तो कितना है 7 है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 कितना है 7 है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बी इज इक्वल टू एक सेट दिया है 5 7 8, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो जितने एलिमेंट होता है उसी एलिमेंट की संख्या को क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं। उस सेट का कोटि मतलब बी का कोटि कितना है 3 है, बी का कार्डिनल संख्या कितना है 3 है। ओके, अगला हमारा अपरिमित समुच्चय यानी कि इनफाइनाइट सेट। इससे पहले क्या देखे फाइनाइट सेट, अब देख रहे हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट के सेट का मतलब है कि हम ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट को हम काउंटिंग नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। जैसे नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो कैसा सेट है इनफाइनाइट सेट है, अनकाउंटेबल सेट है। जैसे होल नंबर भी ले सकते हो। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से लेके 1 2 3, ये भी कहाँ तक जाता है इनफाइनाइट तक जाता है। मतलब कैसा सेट है अनकाउंटेबल सेट है, इनफाइनाइट सेट है। ओके, अब हम देखते हैं समतुल्य सेट, इक्विवेलेंट सेट। अब यहाँ पे अलग आ गया। अब दो सेट के बारे में बात करेंगे कि दो सेट आपस में इक्विवेलेंट है या नहीं है। ओके, यदि दो फाइनाइट सेट की कार्डिनल संख्या समान हो, कार्डिनल संख्या क्या हो समान हो, कोटि क्या हो समान हो। जब दो सेट है, दो सेट का क्या निकालेंगे कार्डिनल संख्या निकालेंगे। यदि दोनों क्या बराबर आ जाता है तो दोनों सेट के क्या बोलेंगे अपन इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। एग्जाम्पल समझ में आएगा। ए बराबर दिया है 1 2 3 और बी बराबर दिया है 2 4 6, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है 1 2 3, इसके अंदर कितने एलिमेंट है 1 2 3, यानी कार्डिनल संख्या ऑफ ए कार्डिनल संख्या ऑफ बी कितना है 3, तो यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है। मतलब दोनों का कार्डिनल संख्या बराबर है, दोनों का कोटि क्या है बराबर है। जब दोनों का कोटि बराबर है तो हम बोलेंगे ए और बी कैसा सेट है समतुल्य समुच्चय है, इक्विवेलेंट सेट है। ओके, जिसको अपन ऐसे शो करेंगे कि ए क्या है इक्विवेलेंट है बी के। ओके, बी के ना। अगला है अपन समान समुच्चय मतलब इक्वल सेट, इसी से मिलता जुलता रहेगा। यदि ए व बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, दो समुच्चय दिए हैं फाइनाइट सेट, तथा ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो तथा बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में हो, तब समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल समझ में आएगा। ए बराबर दिया 1 2 4 5 तथा बी बराबर दिया है 5 4 1 2। तो आप देखोगे 1 यहाँ है तो 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ भी है, 4 यहाँ है तो 4 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है तो 5 यहाँ भी है। मतलब जो जो एलिमेंट यहाँ पे है वो सारा का सारा एलिमेंट यहाँ पे है। तो जब ऐसा सेट जब दोनों के एलिमेंट सेम हो, मतलब ए में जो भी एलिमेंट है वो बी में होना चाहिए, जो बी में एलिमेंट है सारा का सारा ए में होना चाहिए, तब ये दोनों सेट आपस में क्या कहलाता है इक्वल सेट कहलाता है। क्या कहलाता है इक्वल सेट। तब इन दोनों में फ़र्क देख पा रहे हो क्या, दोनों में फ़र्क ये है। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 2 4 6 यहाँ भी, लेकिन 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे तो है, लेकिन 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे नहीं है। कहने का मतलब ये दोनों सेट आपस में इक्वल सेट नहीं है।
ये दोनों आपस में इक्वल सेट नहीं है, तो कैसा सेट है, इक्विवेलेंट सेट है। तो यहाँ पे रिजल्ट ये समझ में आता है कि यदि सेट समान समुच्चय इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हो जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। समान समुच्चय समतुल्य समुच्चय होते हैं, जबकि समतुल्य समुच्चय समान समुच्चय हो यह आवश्यक नहीं है। ये रिजल्ट फिर से बताता हूँ कि इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हो जरूरी नहीं है। ओके, अब अगला टॉपिक है सबसेट एंड सुपरसेट। सबसेट एंड सुपरसेट, इसको एग्जांपल से समझते हैं। सबसेट मतलब उप समुच्चय, सुपरसेट मतलब अधिसमुच्चय। एग्जांपल से देखते हैं। ए बराबर दिया है 1 2 4 और बी बराबर दिया 1 2 3 4 6 7, दो सेट दिया ए और बी। तो ए को मैं सबसेट बोलूँगा बी का। यहाँ पे ये सिंबल होता है सबसेट का ना, ये सबसेट का क्या होता है, सिंबल होता है। यहाँ पे बोलते हैं कि ए जो है सबसेट है, किसका सबसेट है, बी का। तो कब होता है, फॉर ऑल। इसको हम लोग फॉर ऑल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फॉर ऑल। ठीक है, जब सारा का सारा x, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, दैट इज एम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b। मतलब a में जितने भी एलिमेंट हैं, यदि सारा का सारा एलिमेंट कहाँ हो, b में हो। जैसे a में देखो 1 है तो यहाँ भी 1 है, 2 है तो यहाँ भी 2 है, 4 है तो 4 यहाँ भी है। मतलब a में जितने भी एलिमेंट है, जब सारा एलिमेंट b में हो, तब हम कहते हैं कि a क्या है, सबसेट है। किसका सबसेट है, b का। तो यहाँ पे a इज सबसेट ऑफ b, है ना। या फिर ऐसे बोलते हैं कि बी को क्या बोलते हैं, फिर बी को सुपर सेट बोलते हैं। यदि ए सबसेट है तो बी क्या है, सुपर सेट है। क्या बोलते हैं इसको, सुपर सेट। ठीक है, इसको लिखते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी या बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ओके, समझ में आया होगा। एग्जाम्पल्स फिर से देखते हैं। तो ए बराबर दिया है 4 5 6 और बी बराबर दिया है 5 4 6। तो यहाँ पे देखो ए में 4 है तो यहाँ भी 4 है, ए में 5 है तो यहाँ भी 5 है, ए में 6 है तो यहाँ भी 6 है। तो कहने का मतलब है कि ए क्या है, सबसेट है बी का। ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके, और यहाँ पे एक रिजल्ट ये भी देखोगे। क्या रिजल्ट देखोगे, ये रिजल्ट ये है। क्या रिजल्ट है, रिजल्ट ये है कि बी में जो एलिमेंट है सारा का सारा कहाँ है, ए में है। यानी कि बी इज सबसेट ऑफ ए, बोल सकते हैं। जब ए इज सबसेट ऑफ बी, अब बी इज सबसेट ऑफ ए, दैट इज इम्प्लाइज, यहाँ पे क्या आता है, ए इजिकल टू बी होगा। मतलब ए बराबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, दैट इज इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट है ना, प्रॉपर सबसेट। यदि ए बी का उपसमुच्चय है, यदि ए बी का सबसेट है और ए और बी दोनों बराबर नहीं हैं, तब ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहलाता है, जिसको ए सबसेट बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर और इंटीजर। तो नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ आई, और ये नेचुरल नंबर कैसा है, प्रॉपर सबसेट है। क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर है नहीं। क्योंकि इसमें 1 से स्टार्ट होता है, इसमें 1 से लेके पूरा इन्फिनाइट तक, 0 भी होता है, -1 से लेके यहाँ तक जाते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे भी बोल सकता हूँ कि नेचुरल नंबर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, या फिर होल नंबर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर। या फिर, लेकिन यहाँ पे देखो ये इम्पॉर्टेंट है, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ आई प्लस। आई प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर भी कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 से इन्फिनाइट तक। आई प्लस भी कहाँ से स्टार्ट होता है, आई प्लस भी 1 2 से कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। तो सबसेट तो है, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि दोनों तो बराबर हो गया ना, दोनों यहाँ पे बराबर हो गया, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट है, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सबसेट। सबसेट का गुण क्या होता है, प्रगुण क्या होता है ना। एग्जाम्पल से पहले देखते हैं। जैसे हमारा कोई सेट दिया है 1 2 3, ठीक है। अब इस सेट का हम निकालते हैं सबसेट कि इस सेट का कितना सबसेट बन सकता है।
मतलब इस सेट का क्या क्या सबसेट हो सकता है, यानी कि एक 1 को रखूँ सिंगल, या फिर 2 को सिंगल रखूँ, या तो 3 को सिंगल रखूँ, ये अपने आप सेट है ना। देखो ये सेट, ये क्या है, सबसेट है। किसका सबसेट है, ए का। ए भी सबसेट है, ए भी सबसेट है। 1 2, देखो 1 भी इसमें बिलोंग कर रहा है, 2 भी इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब ये क्या है, सबसेट है। किसका, ए का। 1 3, तो 1 3 भी किसका सबसेट है, ए का। 2 3 किसका सबसेट है, ए का। और 1 2 3 किसका सबसेट है, ए का। देखो 1 यहाँ पे है तो 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ पे है तो 3 यहाँ भी है, मतलब ये क्या है, सबसेट है। किसका, ए का। याद रखना यहाँ पे कि जो इम्पटी सेट होता है, इम्पटी सेट को या तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी मत लिखो, या तो फाई लिखो, ये दोनों सेम है ना। हर इम्पटी सेट किसी, हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो यहाँ पे दो रिजल्ट निकल के आता है जिसको हम देखेंगे। हियर यहाँ पे देखो, ए के अवयवों की संख्या कितनी है, ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, ए में कितने एलिमेंट है, 3, यानी कार्डिनल संख्या कितनी है, 3 है। और ए का कितना समुच्चय बन सकता है, ए का कितना सबसेट बन सकता है, तो कितना बना, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ए का टोटल 8 सबसेट बन सकता है, इससे ज़्यादा सबसेट नहीं बन सकते हैं। तो कितना बना, 8, और 8 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 3। तो एक रिजल्ट समझ में आता है, रिजल्ट ये होता है, देखते हैं। पहला तो प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है। देखो ये सेट था, और जब सबसेट बना रहे थे तो स्वयं भी आ गया, 1 2 3, मतलब प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है, इट सेल्फ। दूसरा, इम्पटी सेट प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, कोई भी सेट ले लो, इम्पटी उसका सबसेट होता ही होता है। दूसरा रिजल्ट, ठीक है। एक तो सेट स्वयं का सबसेट होता है, इम्पटी सेट भी सबसेट होता है। तीसरा, यदि n वाले अवयव सेट में सबसेट की संख्या, यदि यहाँ पे 3 था तो 2 की पावर 3, यदि 4 रहता तो 2 की पावर 4, यदि n एलिमेंट है, किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसके सबसेट की संख्या कितना होगा, 2 की पावर n होती है। ओके, यदि 3 है तो 2 की पावर 3, यदि 5 रहता है एलिमेंट तो 2 की पावर 5। एग्जाम्पल से देखते हैं अपन, ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, तो ए के सबसेट की संख्या कितना होगा, 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, क्योंकि n बराबर कितना है, 5 है। ठीक है, और ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। यदि ए सबसेट है बी का और बी भी सबसेट है ए का, तो कहने का मतलब है कि ए और बी क्या होंगे, बराबर होंगे। ए और बी दोनों बराबर तभी होते हैं जब ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए, दैट इज इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। ओके, आगे देखते हैं। आगे है हमारा तुलनीय समुच्चय, कंपेरेबल सेट, यानी कि यहाँ भी किसका बात करेंगे अपन, दो सेट के बारे में बात करेंगे कि दो सेट आपस में कंपेयर लाइक है या नहीं है, तुलना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो भला आप ये बताइए, जैसे दो सेट दिया है, दोनों सेट में आपस में कुछ संबंध होगा तभी तो तुलना करोगे। कहने का मतलब है दो समुच्चय है ए तथा बी, तुलनीय समुच्चय होंगे कब होंगे, यदि उनमें से एक दूसरे का क्या हो, सबसेट हो। कहने का मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी या फिर बी इज सबसेट ऑफ ए, तब हम बोलेंगे कि ए और बी कैसा है, तुलनीय समुच्चय है, कंपेयरेबल सेट है। ओके, एग्जांपल से देखते हैं। जैसे ए बराबर दिया है 1 2 3 और बी बराबर दिया है 1 2 3 4 6 7, तो यहाँ पे देख पा रहे होगे ए का जितना भी एलिमेंट है सारा का सारा कहाँ है, बी में है। तो हम कह सकते हैं कि ए क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। जब ए इज सबसेट ऑफ बी है तो कहने का मतलब है कि ए व बी दोनों कैसा है, तुलनीय समुच्चय है, यानी कि कंपेयरेबल सेट है। ओके, अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉप आ गया, घात समुच्चय पावर सेट, सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपको समझना है, और इसमें जो कंडीशन होता है, रिजल्ट होता है, उसको आपको याद करना है। माना ए एक सेट है, सेट दिया गया, एग्जांपल समझेंगे, तब ए के सभी सबसेट, मतलब ए कोई सेट दिया है और उस सेट का जितना भी सबसेट बन सकता है उन सभी को जब कलेक्शन करते हैं, उन सभी का क्या करते हैं, समुच्चय बनाते हैं, तब उस समुच्चय को पावर सेट कहते हैं। एग्जांपल से समझ में आएगा। और पावर सेट को पी ए से संबंध करते हैं, यदि सेट ए है तो पी ए लिखेंगे तो क्या हो गया, पावर सेट ऑफ ए। एग्जाम्पल से ए बराबर दिया है 1 2 3, तब ए का क्या निकालता हूँ, सबसे पहले सबसेट, कि ए का कितना सबसेट बन सकता है, कौन कौन सा। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया फाई अपने आप किसी भी सेट का सबसेट होता है,
और दूसरा कंडीशन बताया था कि कोई भी सेट अपने आप स्वयं का इट सेल्फ क्या होता है, सबसेट होता है। ये दोनों तो आएगा ही आएगा। फिर इसमें एक को लेके सिंगल बना दिया, दो को अलग से बनाया, तीन को अलग से बनाया, सिंगल सिंगल। फिर डबल डबल करते हैं, वन का टू से और वन का थ्री के साथ, फिर टू का थ्री के साथ, फिर थ्री का वन के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा सबसेट बन गया। तो कितना एलिमेंट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जितने भी सबसेट बना है उन सबसेट को हम क्या करते हैं, एक सेट बना देते हैं, सेट के अंदर रख देते हैं, उसी को बोलते हैं पावर सेट। मतलब कोई सेट आया, सेट का जितना भी सबसेट बना और सबसेट को क्या कर देते हैं, एक सेट बना देते हैं, उसी सेट को बोलते हैं पावर सेट। कहने का मतलब ही ऊपर आप देख रहे थे किसी भी सेट में एलिमेंट होता था ना, जैसे यहाँ पे सेट में क्या है, 1 2 3 एलिमेंट है, यहाँ भी देखो एलिमेंट है। लेकिन पावर सेट में, पावर सेट के अंदर सेट ही होता है, मतलब कई सारे सेट का क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, उसको बोलते हैं पावर सेट। कहने का मतलब पावर सेट का प्रत्येक एलिमेंट क्या होता है, सेट होता है। देखो ए बी सेट है, ए बी सेट है, ए बी सेट है, ए बी सेट है। पावर सेट का प्रत्येक एलिमेंट क्या होता है, सेट होता है। दूसरा चीज़ है, प्रत्येक सेट का पावर सेट सदैव अरिक्त होता है, मतलब रिक्त नहीं होता है। कोई भी सेट ले लो, यदि उसका पावर सेट बनाओगे ना तो कुछ ना कुछ एलिमेंट तो होगा ही होगा। ठीक है, आगे इसको देखते भी हैं, कोई भी डाउट होगा तो। यदि समुच्चय ए में n अवयव है, n एलिमेंट है, यदि कोई सेट में, जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट था तो यहाँ पे कितना बना, इस पावर सेट में कितने एलिमेंट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि यदि यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं तो यहाँ पे 2 की पावर 3 बना, 2 की पावर 3 मतलब 8 बना। ठीक है, यानी कि 2 की पावर n अवयव होते हैं। यदि किसी समुच्चय में, किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में एलिमेंट कितना होगा, 2 की पावर n। इसको मैंने पीछे भी देखा था। ओके, तो मुझे भी एक थोड़ा सा डाउट हुआ था तो यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया है। देखो जैसे इम्पटी सेट दिया है, इम्पटी सेट मतलब फाई, या तीसरे किससे शो करते हैं अपन, कर्ली ब्रैकेट से शो करते हैं, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। अब इस इम्पटी सेट का मैं निकालता हूँ सबसेट, सबसेट ऑफ इम्पटी सेट। तो देखो ये तो सेट है और इसका सबसेट बनाते हैं। तो इम्पटी, देखो इम्पटी सेट खुद अपने आप तो सबसेट होता है और किसी न किसी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट जो होता है, जो सबसेट होता है उसका हम सबसेट तैयार करते हैं। या तो ऐसा लिखो या फिर कर्ली ब्रैकेट के बाहर कर्ली ब्रैकेट। तो देखो ये तो पावर सेट है ना, पावर सेट के अंदर एक तो सेट है ना, पावर सेट के अंदर कौन सा सेट है, इम्पटी सेट है। तो इसी चीज़ को मैंने बताया कि कोई भी सेट हो, यदि उसका पावर सेट तैयार करते हैं तो पावर सेट में कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा ही होगा, भले वो क्या हो, फाई हो, भले वो क्या हो, फाई हो, यानी कि रिक्त नहीं होता है। ओके, अब देखते हैं अपना यूनिवर्सल सेट। ये भी समझने लायक है, थोड़ा सा क्वेश्चन तो बन जाता है लेकिन ये भी थोड़ा समझने लायक है। प्रत्येक सेट का सुपर सेट, कोई भी सेट हुआ और उससे बड़ा सेट होता है तो उस बड़ा सेट को क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं, उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सल सेट। एग्जाम्पल से देखते हैं अपन, एग्जाम्पल से ये देखते हैं, जैसे ए बराबर दिया है 1 3, बी दिया है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, सी में एलिमेंट है 5 6 7। तो यहाँ भी सेट है, यहाँ भी सेट है, यहाँ सेट है, तो एक सबसे बड़ा सेट तैयार करते हैं यू। तो मैंने तैयार किया 1 2 3 4 5 6 7। आप देख पाओगे कि 1 में जितने भी एलिमेंट है ए में, यू में है, बी का सारा एलिमेंट कहाँ है, यू में है, सी का सारा एलिमेंट कहाँ है, यू में है। तो इस तरीके से यू क्या कहलाया, सबसे बड़ा सेट कहलाया, यूनिवर्सल सेट कहलाया। और दूसरा चीज़ यहाँ पे, यह सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट दिए गए समुच्चय के लिए स्वच्छ रूप से माना जाता है। जैसे 3 सेट दिया था तो इसको मैंने खुद से माना, ठीक है, परंतु एक बार चुनने के उपरांत इसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे एक बार बना लिया ना मैं ये, तो ये फिक्स हो गया कि इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यही होगा, अब इसे मैं चेंज नहीं कर पाऊँगा, है ना। तो क्वेश्चन में दे दिया, यदि क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट दिया है तो आप इसको 8 नहीं, इसमें 8 नहीं कर सकते। यदि सामने वाला बोल दिया यूनिवर्सल सेट यही है तो यूनिवर्सल सेट यही है, आप इसमें चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है, अपने से नहीं करने हैं। ओके, और ये तीनों समुच्चय के लिए यू क्या है, एक सार्वत्रिक समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट है। ओके, तो मैंने बताया था ना, आप पेशेंस बना के रखिएगा शुरू से लेके लास्ट तक,
इसमें अच्छा चीज़ें मिलेगा, बोर मत होइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जितने भी समुच्चय पढ़े, सेट का भी सबसेट पढ़े, सेट के कई सारे टाइप्स पढ़े। अब हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट, मतलब सेट पे क्या क्या ऑपरेशन लग सकता है, और उसके साथ साथ अपन देखेंगे वेन डायग्राम। क्या देखेंगे? वेन डायग्राम। तो आप देखिएगा सबसे पहले क्या है? यूनियन ऑफ सेट। फिर देखेंगे इंटरसेक्शन, मतलब समुच्चयों का सम्मिलन मतलब यूनियन। ये वेन डायग्राम दिया गया है। तो वेन डायग्राम में देखो यहाँ पे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ए बराबर दिया है 1 2 3 और बी बराबर दिया है 2 3 4 5। तो ए यूनियन बी तो कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। ये यूनियन बी का मतलब है कि इन दोनों, यहाँ का भी एलिमेंट यहाँ रखेंगे, यहाँ का भी यहाँ एलिमेंट रखेंगे। तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 2। अब बी का देखते हैं। 2 तो पहले से लिखा है, 3 पहले से लिखा है, 4 नहीं था 4 लिखेंगे, 5 है तो 5। और मैंने बताया था किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं लिखते हैं, रिपीट नहीं होता है, शुरू में मैंने बताया था। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ये यूनियन बी किस फॉर्म में? बिल्डर फॉर्म में। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। ये इंपॉर्टेंट है ना, या। अब हम देखते हैं किसमें? इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन में आप देखोगे तो इंटरसेक्शन में देखो, पहले एग्जांपल देखते हैं। जैसे ए बराबर दिया 1 2 3 और बी बराबर दिया 2 3 4 5। दोनों के इंटरसेक्शन करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि ऐसा एलिमेंट यहाँ पे रखना है जो दोनों में हो। जैसे 1 यहाँ पे है तो 1 यहाँ पे है, नहीं है तो 1 यहाँ पे नहीं आएगा। 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे है, हाँ है तो 2 यहाँ पे आएगा। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, मतलब 3 इंटरसेक्शन में आएगा। 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं आएगा। 5 बी में है लेकिन 5 ए में नहीं है, यानी इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। यानी इंटरसेक्शन में वह एलिमेंट लेते हैं जो दोनों में हो, जबकि यूनियन में सारा का सारा एलिमेंट ले लेते हैं। ए का भी सारा एलिमेंट, बी का भी सारा एलिमेंट। याद रखना लेकिन कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं लिखा जाता, रिपीट नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे वेन डायग्राम दिया गया है। जैसे हमारा कोई सेट ए है और सेट बी है, तो कौन सा पार्ट्स लिए हैं? जो दोनों में क्या हो? कॉमन हो, दोनों में क्या हो? कॉमन हो, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए व एक्स बिलोंग्स टू बी। व का मतलब है दोनों में होना चाहिए, जबकि या का मतलब या तो इसमें हो या तो इसमें हो। दोनों में से किसी न किसी में हम रख लेंगे, दोनों में से रख लेंगे, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या बोलते हैं? दोनों में होना चाहिए, उस एलिमेंट को लेते हैं। नोट डिसजॉइंट सेट। यहाँ भी हम दो सेट में कंपेयर करेंगे। दो सेट में क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे कि कोई दो सेट दिया है तो दोनों से डिसजॉइंट है या डिसजॉइंट नहीं है। दो समुच्चय, दो सेट ए और बी डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। कब कहलाते हैं? जब दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या हो? 5 हो, मतलब दो सेट दिया गया है। एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे ए दिया है 1 2 3 और बी दिया है 7 8 9 10। तो आप देख पाओगे ए में जो भी एलिमेंट है बी में नहीं है, और बी में जो भी एलिमेंट है ए में नहीं है। तो कहने का मतलब ए अलग है, बी अलग है, यानी कि दोनों क्या है? डिसजॉइंट हैं, एक दूसरे से नहीं जुड़ा है। क्या है? एक दूसरे से अलग है, डिसजॉइंट है। क्या है? डिसजॉइंट है। ओके, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया? 5 आया। 5 मतलब इम्पटी, एक भी एलिमेंट नहीं मिला, दोनों में से एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। इसी को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। यदि दोनों के इंटरसेक्शन कुछ न कुछ एलिमेंट आता तो दोनों सेट डिसजॉइंट नहीं कहलाता। ओके, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन यदि 5 है तो ए और बी कैसा कहलाया? डिसजॉइंट सेट कहलाया। ओके, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट पहुँच गए हैं अपन, ठीक है। दो समुच्चयों का अंतर। हमारे पास दो कोई सेट दिया है ए एंड बी, तो दोनों का क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंस। ए माइनस बी। तो ए माइनस बी, पहले डेफिनेशन देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स नॉट बिलोंग टू बी। एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। जैसे ए दिया है 1 2 3 4 और बी दिया है 1 2 6 7 8। ए दिए हैं और बी दिया है। ए माइनस बी, ए माइनस बी यानी कि यहाँ पे से ए, यहाँ पे ध्यान देना, ए माइनस बी जब करते हैं तो ए के सारे एलिमेंट को लेना है, लेकिन उस एलिमेंट को नहीं लेना है जो बी में हो। जैसे 1 रखेंगे, देखो 1 यहाँ पे है तो यहाँ देखो 1 है, तो 1 को यहाँ लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 1 यहाँ पे भी है। 2 को लिख सकता हूँ? नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि 2 यहाँ भी है। 3 को लिखूंगा, क्योंकि 3 यहाँ पे नहीं है।
4 को भी लिखूंगा क्योंकि 4 यहाँ पे नहीं है, यानी कि ए को ही देखना है। जब ए माइनस बी करोगे तो ए को ही देखना है और ए के उन एलिमेंट को रखना है जो बी में ना हो, ठीक है। इसलिए लिखा है कि x बिलोंग्स टू a बट x नॉट बिलोंग टू b, मतलब यहाँ पे जब a माइनस बी करते हैं तो a के सारे एलिमेंट रखेंगे जो b में ना हो। जैसे b माइनस ए करके देखते हैं, यहाँ पे a माइनस बी था, अब यहाँ पे b माइनस ए। एग्जाम्पल से देखते हैं, पहले जब a था और ये b था, b माइनस ए, और जब b माइनस ए कर रहे हो तो हमें b के एलिमेंट को यहाँ पे रखना है, मतलब ऐसा एलिमेंट जो a में ना हो। जैसे 1, यहाँ भी 1 है तो 1 को यहाँ पे नहीं रखूँगा, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है तो 2 को नहीं रखूँगा, 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे नहीं मतलब 6 आएगा, 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे नहीं मतलब 7 भी आएगा, 8 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे नहीं मतलब 8 भी आएगा। मतलब b माइनस ए यानी b को रखना है, a माइनस बी यानी कि a को रखना है, लेकिन a के उन एलिमेंट को रखना है जो b में ना हो। b माइनस ए मतलब b के एलिमेंट को रखना है, लेकिन b के उस एलिमेंट को रखेंगे जो a में ना हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम आगे भी कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो शुरू से लेके लास्ट तक भी पढ़े, सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यही है, ये एग्ज़ाम कई बार आ चुका है, जिसको आपको समझना है, फार्मूला को याद करना है, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, कोई हमारा दो सेट दिया है ए एंड बी, उन दोनों सेट का क्या निकालना है, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। कौन से डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं सममित अंतर। कौन सा अंतर, सममित अंतर, समुच्चयों का सममित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस। और सिमेट्रिक डिफरेंस को किससे शो करते हैं, इस छोटे से ट्राइंगल से शो करते हैं, ठीक है। यानी कि ए ट्राइंगल बी, ये किसको शो कर रहा है, सिमेट्रिक डिफरेंस को। ए और बी दो सेट दिया है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस को शो करते हैं। तो इसका ए सिमेट्रिक डिफरेंस को शो करता है, तो होता क्या है, ए माइनस बी और बी माइनस ए, जो मैंने अभी बताया पिछले में, ए माइनस बी और बी माइनस ए निकालने के बाद दोनों का क्या करते हैं, यूनियन। जब दोनों के यूनियन करते हैं तो इसी के बराबर, इसी को बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। एग्जाम्पल से देखते हैं, समझ में आएगा, ठीक है, कैसे निकाला जाता है। जैसे ए बराबर दिया है 1 2 3 4 और बी बराबर दिया है 1 2 6 7 8, ए भी दिया है बी भी दिया है। फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी निकालो और बी माइनस ए, फिर दोनों को क्या करें, यूनियन करो, ठीक है। तो ए माइनस बी, जब ए माइनस बी करोगे तो ए के एलिमेंट को रखोगे, है ना, तो उस एलिमेंट को रखो जो बी में नहीं है। जैसे 1 रख सकता हूँ, नहीं क्योंकि 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ पे आएगा क्योंकि 3 यहाँ पे नहीं है, 4 भी आएगा क्योंकि 4 यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ए माइनस बी निकला। अब बी माइनस ए, जब बी माइनस ए रखोगे तो बी को ध्यान दोगे, 1 रख सकता हूँ, नहीं क्योंकि 1 यहाँ भी है, 2 रख सकता हूँ क्योंकि 2 यहाँ भी है, 6 रख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे नहीं है, 7 रख सकता हूँ, 8 भी रख सकता हूँ क्योंकि 8 बी में है लेकिन 8 ए में नहीं है। इस तरीके से ए माइनस बी और बी माइनस ए हमने निकाल लिया। अब दोनों का करेंगे क्या, यूनियन। क्या करेंगे, यूनियन, ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन। तो ए माइनस बी कितना है 3 4 और बी माइनस ए कितना है 6 7 8, दोनों की यूनियन। तो मैंने बताया यूनियन जब करते हैं तो सारा का सारा एलिमेंट, दोनों का एलिमेंट रख देते हैं, यहाँ वाला भी और यहाँ वाला भी, लेकिन एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, यहाँ का सारा एलिमेंट, यहाँ का सारा एलिमेंट, ठीक है। ये हमारा लिखा गया, यही हमारा क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस। मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने का क्या तरीका है, यानी कि दोनों का अंतर निकालोगे, ए माइनस बी और बी माइनस ए, फिर दोनों का क्या कर दोगे, यूनियन। तो वही हमारा क्या कहलाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो जब इसी को सॉल्व कर रहा था, यहाँ पे मुझे एक रिजल्ट दिखा जो आगे बताने जा रहा हूँ, ठीक है। उस रिजल्ट को भी देखते हैं अपन क्या है। रिजल्ट ये दिखा कि सिमेट्रिक डिफरेंस एक और अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे अभी मैंने क्या किया कि ए माइनस बी निकाला और बी माइनस ए निकाला और दोनों का क्या किया, यूनियन किया। एक तरीका ये भी हो है ना। दूसरा तरीका यहाँ पे मैंने ये देखा कि दोनों सेट का निकाल लो यूनियन और दोनों सेट का निकाल लो इंटरसेक्शन। यूनियन निकालोगे ए और बी दोनों की यूनियन तो 1 आएगा, 2 को भी लिखो, 3 को भी, 4 को भी। 1 लिख चुका हूँ तो नहीं लिखूँगा, 2 पहले से लिखा है, 6 7 8 रिपीट नहीं करना है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में बताया दोनों में कॉमन नंबर, 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी तो 1 आएगा, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी तो 2 भी आएगा, 3 यहाँ पे है 3 नहीं आएगा। मतलब इंटरसेक्शन क्या है 1 2। यूनियन का इंटरसेक्शन का दोनों का क्या कर दो, माइनस कर दो, दोनों का क्या करो, माइनस करो। तो जब दोनों का माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे दोनों का माइनस किया हूँ तो दोनों का माइनस किया, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। 1 यहाँ पे है
जब इसमें यूनियन में से इंटरसेक्शन को माइनस करोगे तो यूनियन को ध्यान देना। 1 लिख सकता हूँ नहीं, क्योंकि यहाँ भी है। 2 लिख सकता हूँ क्योंकि 2 यहाँ भी है। अगर 3 लिख सकता हूँ, यस। 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने रिजल्ट देखा कि ए तो किसके बराबर है, इसके बराबर है ना भाई। तो इस तरीके से ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस यहाँ से भी निकाल सकते हैं। हमेशा ऐसे निकाला जाता था, मैंने अभी रिजल्ट देखा खुद से, तो मैंने अभी ये पाया कि ऐसे भी निकाल सकते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, अब लास्ट हमारा टॉपिक है कंप्लीमेंट्री सेट, पूरक समुच्चय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे निकाला जाता है कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री के लिए भी 2 सेट चाहिए अपन को। क्या चाहिए, 2 सेट चाहिए। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल से पहले देखते हैं, उसके बाद फार्मूला को देखेंगे, ठीक है। जैसे ए बराबर दिया है 1 3, बी दिया है 1 2 3 4 और सी दिया है 5 6 7। तो यहाँ पे ए का भी कंप्लीमेंट्री निकालूंगा, बी का भी निकालूंगा, सी का भी निकालूंगा। तो कैसे निकालते हैं, कंप्लीमेंट्री जो होता है, जो यूनिवर्सल होता है ना, उसमें से माइनस करते हैं। यानी ए डैश बराबर क्या होता है, यू माइनस ए, यानी कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू बट एक्स नॉट बिलोंग टू ए। मतलब यू का सारा एलिमेंट लेंगे, लेकिन उस एलिमेंट को नहीं लेंगे जो ए में हो। जैसे ए का कंप्लीमेंट्री निकालूंगा, ठीक है। तो यू माइनस ए, तो कैसे निकलेगा यह ध्यान देखना। यू माइनस ए कर रहा है, मतलब यू के सारा का सारा एलिमेंट आएगा, लेकिन वो एलिमेंट नहीं आएगा जो ए में हो। 1 लिख सकता हूँ, 1 नहीं लिखूँगा क्योंकि 1 यहाँ भी है। 2 आएगा, 3 लिख सकता हूँ क्योंकि 3 यहाँ पे है, तो 3 को नहीं लिखूँगा। बाकी 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा और 7 भी आएगा। ओके, इसी तरीके से यू माइनस बी, यानी कि यू के एलिमेंट को लिखूँगा। देखो 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 4 भी है, मतलब नहीं आएगा। तो क्या आएगा, 5 6 7, 5 6 7। ओके, इसी से यू माइनस सी, यू माइनस सी, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे नहीं है, यानी कि 1 यहाँ पे आएगा। इसके एलिमेंट को लिखना है ना। 2 भी लिखूँगा क्योंकि 2 सी में नहीं है, 3 भी लिखूँगा क्योंकि 3 सी में नहीं है, 4 भी लिखूँगा क्योंकि 4 सी में नहीं है, 5 नहीं लिखूँगा क्योंकि 5 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 7 भी यहाँ भी है। तो इस तरीके से अपन कंप्लीमेंट्री निकालते हैं। आई होप को समझ में आया होगा। आप फिर से एक बार इस वीडियो को देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक। मैंने सारा टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट रखने की कोशिश किया है। 1-2 टॉपिक बच गया है, जैसे कार्डिनल है ना, और इंटरवल हो गया, और क्रॉस प्रोडक्ट हो गया जिसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसको अपन अगले भाग में देखेंगे, अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।